सो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, जिस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन जो है वो क्यों होता है? क्योंकि सभी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो सेम नहीं होती है। तो रिफ्रैक्शन क्या है? हमने ये देखा, जब लाइट अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, और वो तभी हो सकता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। फिर ये क्यों होता है? रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड सभी मीडियम में एक जैसी नहीं रहती। लाइट की स्पीड एयर में या फिर वैक्यूम में सबसे अधिक होती है, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद फिर वाटर में कुछ होती होगी, ग्लास में क्या होती है? ग्लास में अगर मैं देखूं तो ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट वैल्यूज तो मुझे नहीं याद है, लेकिन इसी के आसपास रहेगा। ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, जो कि कारण होता है रिफ्रैक्शन का। ठीक। रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट के पाथ में डेविएशन जो आता है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। अब इसी रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। RI मैं लिखता हूं इसको छोटे में, एक बार पूरा लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैमरे में दिख रहा है सब? आ तो रहा है? ठीक है। तो देखो यहाँ पे RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती। एब्सोल्यूट कभी भी नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखते चलना। ये हमेशा रिलेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और रिलेटिव होता है इसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होगी, तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। रिलेटिव मतलब एक मीडियम का आप दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रही है बात? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालोगे। कहते क्या है, कैसे लिखेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो आप क्या लिखते हो? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कुछ आ रही है बात समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दूसरी चीज ये होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इतनी बात आई समझ में? अब देखिए, जो मैंने यहां पे बात बताई थी उसको यहां पे मैंने लिख रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ध्यान रखिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चीजें चेंज कर रही होती हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड कह दो या फिर वेलोसिटी कह दो। ठीक। लाइट की स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज होता है उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक। क्या चीज ऐसी है जो नहीं चेंज होती? तो तीसरी जो चीज है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था 2004 का, आईसीएससी 2004। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास ब्लॉक, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास ब्लॉक। आपको जो चीजें यहां पे दी थी वो क्या दी थी भाई, आपको जो दिया था इन्होंने, एक मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब देखो खाली ग्लास लिखा है, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको मैं एनी लिख रहा हूं, म्यू क्यों लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब खाली ग्लास, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कुछ ना दिया हो तो विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती, रिलेटिव क्वांटिटी होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो 1 होता है। तो जितने भी सब्सटेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया था 1.5 विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आपको दे रखी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या निकाल लोगे भाई? अब देखो क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आप करोगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁸। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.5। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो, तो 3 × 10⁸ अपॉन Vg इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और हाँ, तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास पहले ही बता चुका था मैं, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। अगला सवाल देखिए, अ रे ऑफ लाइट, 2014 का सवाल है। डस्टर कहाँ गया, हाँ ये 2014 आईसीएससी। इसमें इन्होंने पूछा था अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर, हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट चेंज। देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर, कहां से कहां जा रही है, पानी से हवा में जा रही, गोज फ्रॉम वाटर टू एयर। अब आपसे पूछा कि हाउ स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, तो इन्होंने पूछा हाउ स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। अब क्या होगा भाई, बढ़ेगी कि घटेगी, आप बताओ। देखो वाटर से ये एयर में जा रही है, पानी से ये किस में जा रही है, एयर में जा रही है। एयर में स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज्यादा होती है। तो अगर ये वाटर से एयर में जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज। कुछ आ रही है बात समझ में? इसके बाद 2012 में आपसे पूछा कि भाई डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको लिखना था इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, क्या हो सकता है ये? अच्छा, फिर 2013 में आपसे पूछा था, हाँ 2013 का क्वेश्चन सही है। एक मिनट, इसको मैं बिगाड़ रहा हूं। दो 2013 में आपसे पूछा था आईसीएससी ने, ठीक, क्या पूछा था
कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 1.5। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 1.3। ध्यान रखना ये दो वैल्यूज, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दिया था 1.5। आपसे पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा। तो इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जो अभी हम बताने वाले हैं आपको। बस इतना थोड़ा सा अपने कॉपी में एक खाली जगह पे कॉर्नर में नोट कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखा है तो वो क्या होता है 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, ऐसा होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो यहां पे वही चीज लगाओ, क्या होने वाला है यहाँ पे होगा, अगर आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, आपको दिया है 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, बोलो जल्दी बोलो, 1 बाय 1.5 होगा, नहीं है ना, अरे यार 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, इसका क्या होगा 1 बाय 1.5 दैट इज 1 बाय 3/2 दैट इज इक्वल टू 2/3। अब आगे बात समझ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना था 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ गया 2/3। रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं हो गया। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो हम यूज करते हैं। आ रहा है सब कैमरे में, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 2010 में आपसे पूछा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम किसको कहते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपसे पूछा। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अन अदर मीडियम, when light passes from one medium to another medium, it deviates from its path. Why it deviates from its path? Because the speed of light is different for different pair of media. इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पता चल गया। फिर पूछा था कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कॉज में हमने बता ही दिया था आपको। इसके बाद आते हैं भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो पहली लॉ तो अपनी वही वाली है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहली लॉ तो वही हो गई जो अपनी रिफ्लेक्शन वाली थी, उसमें खाली रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे कर देना, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो मेन लॉ है वो क्या है वो देख लो एक बार। लेक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्नेल्स लॉ आती है। स्नेल्स लॉ क्या कहती है, स्नेल्स लॉ क्या कहती है, स्नेल्स लॉ ये कहती है कि मान लीजिए कि हमारे पास लाइट आई, ये इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है। इट इज अ बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, दैट इज नोन एज द इंटरफेस। हमारे पास एक इंसिडेंट रे आई, जहां पे भी आप मीडियम बदलता हुआ देखना रिफ्रैक्शन में, वहां पे क्या बना देना, नॉर्मल बना देना। नॉर्मल हमेशा डॉटेड लाइन से शो करना, इस तरीके से हमने देखो यहां पर नॉर्मल बना दिया। अब ये हमारा क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मान लीजिए कि ये रेयरर मीडियम है और ये वाला कैसा है, डेंसर मीडियम है। मान लीजिए कि ये एयर है, मान लीजिए कि ये ग्लास है। अब देखो क्या होता है, ग्लास में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, तो डेंसर मीडियम हो गया कि नहीं। एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो ये रेयरर मीडियम हो गया कि नहीं। कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हो तो क्या करते हो, बिल्कुल चिपक के चलना पड़ता है ना तुमको,
तो यहाँ पे भी वही होता है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रही है, तो इसमें क्या होता है कि लाइट जो है वो नॉर्मल से बिल्कुल सट जाती है, लाइट जो है वो नॉर्मल से सट के चलती है एकदम। ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही, लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही, या लाइट एयर से ग्लास में जा रही, ठीक है। अब देखो हम स्नेल्स लॉ को कैसे लिखेंगे, लाइट कहां जा रही, बताओ लाइट कहां जा रही, किस मीडियम में जा रही है लाइट, मीडियम 2 में। कहां से जा रही, मतलब कहां से आ रही है, मीडियम 1 से। तो हम ये कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब जहां लाइट जा रही, जहां लाइट जा रही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वो वाला मीडियम जहां से लाइट आ रही। तो जहां से लाइट आ रही है वो मीडियम 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्योंकि लाइट मीडियम 2 में जा रही, कहां से जा रही, मीडियम 1 से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अभी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यहीं से प्रूव करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये जो वैल्यू होती है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। अच्छा, अगर हम मीडियम 2 मीडियम 1 हटा दें और एयर और ग्लास लेके करें तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कहां जा रही, ग्लास में, कहां से जा रही, एयर से, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जहां पे जा रही, जहां से जा रही उसको विद रिस्पेक्ट टू में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ग्लास में जा रही, एयर से आ रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऑब्वियसली कितना होगा 1.5। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है, हाँ जी कांस्टेंट है, समय परिस्थिति काल के हिसाब से बदलने वाली तो है नहीं, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन आई बाय साइन आर कितना हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है हमारा, कांस्टेंट। साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट, दिस रेशियो इज कांस्टेंट, यही तो कहती है स्नेल्स लॉ। तो क्या समझ में आया हम कैसे लिखेंगे स्नेल्स लॉ। अगर मैं कहता कि ये लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही, मान लीजिए कि यहां पर मैं इस तरीके से इसको पूरा करूं और मैं एरोज उल्टे कर दूं, मतलब ये लाइट ग्लास से एयर में जा रही, तो आप क्या लिखते, बोलो, ग्लास से अगर ये एयर में जाती तो आप क्या लिखते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कहां जा रही, एयर, कहां से जा रही, ग्लास से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन जाता है ना, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन जाएगा तो आप लिखोगे साइन आर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बन जाएगा तो आप लिखोगे साइन आई। आ रही है कुछ बात समझ में, उल्टा हो गया पूरा केस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्यों लिखा, क्योंकि लाइट एयर में जा रही थी फ्रॉम ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमने किया, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो गया साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई हो गया, तो यहां पे साइन आई लिख दिया। क्लियर है, तो नोट कर लो भाई इसको। आगे बढ़ते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे आएंगे। तो आगे मूव ऑन करने से पहले आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक रे ऑफ लाइट है, अ रे ऑफ लाइट passes through a plane boundary separating two media। अब प्लेन बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया का मतलब है इंटरफेस, सीधी सी बात है, प्लेन बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया इज एक्चुअली व्हाट, इंटरफेस, जो बता चुके हैं हम, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि लाइट पास कर रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, इन दोनों मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, कुछ नहीं दिया कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज 4/3, बोथ ऑफ विच आर with respect to air. If the ray travels from medium 1 to medium 2 at an angle of incidence of 30 डिग्री, अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया गया है एंगल आई, वो 30 डिग्री दिया गया है, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, स्नेल्स लॉ लगानी है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
सबसे पहले आप कुछ मत करो, आप एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना लो और यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है। लाइट मीडियम 1 से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, मीडियम 2 में जा रही जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। अच्छा, लाइट मीडियम 1 से कहाँ जाएगी, मीडियम 2 में जाएगी। बस इतना बना दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ आई है दैट इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या कहती है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। अब साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहां पे लाइट जा रही विद रिस्पेक्ट टू जहां से लाइट आ रही। कहां पे लाइट जा रही, कहां पे लाइट जा रही, इस वाले मीडियम में, सेकेंड मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कहां से आ रही, मीडियम 1 से विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब आया कुछ समझ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, तो आप लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एयर हम बता रहे हैं, सीधी सी बात है, ये एयर के ही रिस्पेक्ट में होगा, ये भी एयर के ही रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हम इसको ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। दोनों ही एयर के रिस्पेक्ट में हैं और दोनों ही हमको दिए गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/3 अपॉन 3/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/9। आ गई बात समझ में, यहाँ पे 8/9 आ जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है, हमको r पता करना है, तो हम क्या करेंगे साइन 30 क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, अपॉन साइन r इज इक्वल टू 8/9। साइन 30 इज हाफ, तो हाफ साइन r इज इक्वल टू 8/9। और यहाँ से आपके पास जो साइन r की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, साइन r इज इक्वल टू 9/16। बस यहाँ पे इसको छोड़ देना क्योंकि इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, जो कि एग्जामिनेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। यहीं तक आंसर सफिशिएंट है। ठीक है, आपको पता नहीं है कि 9/16 साइन r इज इक्वल टू 9/16 साइन की कौन सी वैल्यू आएगी, आपको ये नहीं पता है। आपने तो कुछ स्टैंडर्ड याद करके रखी होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, बस कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। मैं पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होता है, आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस तरीके से आपको लिखना होता है, ऐसे आप लिखोगे। और हमने वही कहा साइन आई बाय साइन आर, कहाँ पे लाइट जा रही, मीडियम 2 में जा रही, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। फिर हमने इसको ऐसे खोल के लिख दिया, बस इसको खोला है हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। बस हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, ये टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई, ओके। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब की। तो जल्दी से हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो देखो यहां पे हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब की। अब आप खुद ही मुझे बताओगे कि क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखो यहां पे ग्लास स्लैब समझते हो, ग्लास स्लैब कुछ इस तरीके से ग्लास का ही बना होता है। ग्लास स्लैब और लेंस में क्या अंतर होता है ये समझते हो कि नहीं समझते हो। ग्लास स्लैब में कोई भी सरफेस कर्व नहीं होता, लेंस वो ही होता है जिसमें कम से कम कोई एक सरफेस कर्व्ड हो। ग्लास स्लैब में कोई भी एक सरफेस कर्व्ड नहीं होता, इसकी वजह से ग्लास स्लैब है, ये लेंस नहीं है। ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब है। अब यहां पे क्या होता है, मान लो इस ग्लास स्लैब पे हमने लाइट फेंकी, किसी एंगल पे फेंकी होगी, है ना। तो यहां पे हमारे पास ये जो है ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, हमने नॉर्मल बना दिया क्योंकि मीडियम चेंज होने वाला है।
जैसे ही मीडियम चेंज होने वाला हो तुरंत तुम क्या बना दो, नॉर्मल बना दो। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कहा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था। अब बताओ नॉर्मल से चिपक के आगे बढ़ेगी कि दूर जाएगी? भाई भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रही है, हमारा ग्लास है, ग्लास स्लैब है ये हमारा, तो अगर ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएगी तो कैसे जाएगी बेचारी, चिपक के जाएगी। तो नॉर्मल से चिपक जाएगी, ये ज्यादा ही नहीं चिपक गई, ऐसे गई। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ठीक, चिपक जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी। उसके बाद फिर ये बाहर निकलेगी तो फिर से एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, जितनी बार आपका मीडियम चेंज हो आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई ये जो है बाहर निकलेगी, तो बाहर ये जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो नॉर्मल से दूर चली गई क्योंकि अब वापस एयर में आ गई। ठीक, अब ये एंगल कितना होगा जरा बताओ, ये वाला देखो, ये वाला ऑल्टरनेट एंगल्स है तो ये भी आर होगा। ये कितना होगा, ये होगा ई। और यहां पे क्या होता है कि एंगल आई जो है वो एंगल ई के बराबर होता है। ये दोनों जो रेज होती हैं ये दोनों पैरेलल होती हैं, ये वाली और ये वाली। अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब ना रखा होता, यहाँ पे ये ग्लास स्लैब ना रखा होता तो ये वाली रे जो हम ये जा रही थी अपनी मस्ती में, ग्लास स्लैब आ गया बीच में, ये जो जा रही थी अपनी मस्ती में बिल्कुल सीधे चलती चली जाती। ये ग्लास स्लैब महोदय अगर ना होते तो ये बिल्कुल सीधे ऐसे, इसका पाथ ये होता, देखो ये वाला जो है ऐसा होता, लेकिन क्योंकि ग्लास स्लैब आ गया तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो गया, हो गया कि नहीं। अब ये जो डिस्टेंस है x, इस डिस्टेंस को ही हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बार पूछा गया है कि भाई क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट में, और यहां पे ये जो मान लो कि ये मैं नाम दे दूं ओ ए, ठीक है, ओ ए ये इंसिडेंट रे है, और इसको मैं नाम दे दूं बी सी, ठीक है, इसको मैं नाम दे दूं बी सी, तो ये वाली हमारी इमरजेंट रे है। इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, दो कॉन्क्लूजन आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमरजेंट रे, ध्यान रखना। दूसरी चीज, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं इस वजह से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है आपसे कि क्या होता है, डायग्राम बना देना, एक्स दिखा देना, नीचे लिख देना एक्स इज इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है ये सुन लो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन कॉज आर, टी अपॉन कॉज आर साइन आई माइनस आर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बताया दे रहा हूं। अब ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे। जैसे ही आप थिकनेस को बढ़ा दोगे, थिकनेस को आप बढ़ा दोगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखो, थिकनेस को बढ़ाओगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। थिकनेस को बढ़ाया लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब को आप बढ़ाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब अगर ग्लास का बना है तो 1.5 ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी और मटेरियल का बना दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से भी ज्यादा हो तो वहां पे क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। केवल एक चीज में लेटरल डिस्प्लेसमेंट घटता है, चौथी चीज जो है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट घटेगा, वेवलेंथ बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटेगा। तो बढ़ता किन किन चीजों से है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और किससे बढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना ज्यादा बढ़ा दोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा मिलेगा। तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, जितना बढ़ा दोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा मिलेगा। वेवलेंथ आप बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। अब यहीं से सवाल ये बनता है कि भाई कौन सी जो रे है, कौन से कलर की रे सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगी। आपके पास ये 7 रंग होते हैं विबग्योर, इसको ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। ध्यान दीजिएगा, वायलेट से रेड की तरफ जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज करती है। तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन सा कलर शो करेगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो वायलेट जो है
वो सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, और रेड जो है वो सबसे कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। पूछेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या, डायग्राम बनाना, एक्स लिख देना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। इंसिडेंट रे पैरेलल टू एमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। इसके बाद में वो ये पूछ सकता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज वो ये पूछेगा कि भाई विबग्योर में कौन सा कलर सबसे कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा या सबसे ज्यादा। सबसे कम कौन करेगा, रेड, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वायलेट सबसे ज्यादा शो करेगा क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है। बस यहां पे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब यहीं तक था। आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की। हम फिर से वही चीजें बनाते हैं, इसको प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस होगा, यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल होगा, और अब क्या होगा कि हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आती है। ये रे ऑफ लाइट जो है ऐसे टकराएगी, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मान लो कि ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, और ये लाइट क्या होगी कि नॉर्मल से चिपक जाएगी, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही, नॉर्मल के पास आ गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यहां पे हम लगा देते हैं एक ठो प्लेन मिरर, यहां पे हम लगा देते हैं एक ठो प्लेन मिरर। अब यहाँ पे प्लेन मिरर पे लाइट जो है ऐसे लगाएंगे कि लाइट बिल्कुल 90 डिग्री पे इंसिडेंट करे इस पर। प्लेन मिरर पे लाइट बिल्कुल 90 डिग्रीज पे इंसिडेंट करे। तो जैसे ही लाइट 90 डिग्रीज पे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करेगी, वापस उसी रास्ते से जाएगी। तो वापस ये जो है इस रास्ते से ये क्या होगा, ये वापस चली जाएगी, ठीक है। अब देखना, इसी को हम प्रूव करेंगे। पहले जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही थी तब की बात करते हैं। स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ क्या कहती है भाई, साइन आई अपॉन साइन आर। ये वाला मीडियम 1, ये वाला मीडियम 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्योंकि लाइट इसमें जा रही है, यहां से आ रही है, ठीक, साइन आई बाय साइन आर। अब जब लाइट वापस गई है, ये पहली इक्वेशन हो गई, ध्यान रखिएगा। अब जब लाइट वापस गई है, मतलब इस मीडियम से इस मीडियम में गई है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो अब क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे यहां पे ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था अब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप लिखोगे साइन आर, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन साइन आई, क्या हो जाएगा ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्योंकि लाइट इसमें जा रही यहां से आ रही, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू refractive index of medium 2 with respect to medium 1 into refractive index of medium 1 with respect to medium 2। साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आई से साइन आई कट गया, यहां पे बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is equal to 1 by refractive index of medium 1 with respect to medium 2। This is known as the principle of reversibility of light। अभी एक सवाल में हमने इसको करवाया भी था अभी इससे पहले। यही प्रूव करना होता है हमको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में, कई बार ये पूछा जाता है। जब पूछा जाए तो ये डायग्राम बनाना, ये जो सारी कलाकारी करनी है करना, उसके बाद ये लिख देना और लिख देना हेंस द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इज प्रूव्ड। ठीक, ओके, खत्म, टाटा बाय बाय। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे एक 2012 का क्वेश्चन। ये जिस साल आया था बहुत समस्या हुई थी स्टूडेंट्स को। तो इसमें क्या था भाई, इसमें आपसे यही कहा गया है कि एक मिनट मैं इसको इधर, हाँ बस हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, आपसे क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, लाइट आई 45 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट मीडियम 2 में गई 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जा करके ये मिरर पे इंसिडेंट हो गई।
इसके बाद क्या होगा, आगे का रे डायग्राम कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे इन्होंने इतना ही दिया था। तो देखो यहाँ पे लाइट इस मिरर पे जाकर के इंसिडेंट हुई। अब देखो क्या होगा, हम क्या बनाएंगे, मिरर पे एक ठो नॉर्मल बनाएंगे। अब देखना लाइट यहाँ पे मिरर पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट नहीं हुई है, कुछ एंगल पे इंसिडेंट हुई है। दिस इज द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। फिर से नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ज्योमेट्री की नॉलेज लगाइए। ये देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये 30, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्रीज, ठीक है। ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने क्या पढ़ा है रिफ्लेक्शन में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही कितना होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 30 डिग्री रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में नहीं रिफ्लेक्शन में। मिरर पे तो रिफ्लेक्शन ही होगा। तो यहाँ पे ये जब जाएगी तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे यार एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो मीडियम फिर बदल रहा है, तो हम यहाँ पे एक और नॉर्मल बनाएंगे। अब बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ, तो ये एंगल हमारे पास होगा 30 डिग्री। फिर से ये देखो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, z बन रहा है यहाँ पे, ये ऑल्टरनेट है, तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब हमारे पास ये एंगल 30 था तो यहाँ पे 45 था, तो यहाँ पे जब ये बाहर जाएगा तो कितने एंगल से बाहर निकलेगा 45 डिग्री पे। तो ये समझ में आया कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। जब यहाँ पे 45 था तो यहाँ पे 30 था, जब यहाँ पे 30 हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि साइन आई बाय साइन आर का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना, जब तक मीडियम सेम है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसकी वजह से 45 डिग्री ये है, ये 30 है, यहाँ पे यदि ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 45, क्योंकि मीडियम तो वही है ना, मीडियम तो चेंज हुए नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे क्वेश्चन। आगे हम आएंगे और कुछ नए सवालों को लेकर के आपके लिए, और हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, और क्रिटिकल एंगल के बाद हम बात करेंगे कि प्रिज्म में हम उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और प्रिज्म में डेरिवेशन भी आपको बतानी है, तो वो सब अगले लेक्चर में होगा। ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मैं यहीं पे इसको टर्मिनेट करता हूँ। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।